नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अपने घर का सपना हर किसी का काफ़ी खास होता है और इस सपने को साकार करने के लिए लोग अपनी जमा पूंजी तक लगा देते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, होम लोन की दरें बढ़ी हैं, उसके बावजूद भी लोगों का अपना घर का सपना टूटा नहीं है बल्कि और मजबूत हुआ है। और ख़ासकर छोटे शहरों में, देश के छोटे मझौले शहरों की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट में टियर 1 की तरह ही तेज़ी देखी जा रही है। यानी जो बड़े शहर हैं उसी की तरह छोटे और मझोले शहरों में लोग घर खरीद रहे हैं। 5 सालों में देखा जाए तो देश के 30 जो मझोले शहर हैं उनमें लगभग 3.14 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी है। आखिर क्या है इसके पीछे वजह? और जिन छोटे मझोले शहरों की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर घर खरीदने के पीछे लोगों का रुझान क्या है? क्यों लोग होम लोन की दरें बढ़ने के बावजूद भी घर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं? क्या रियल एस्टेट में आई ये तेज़ी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पंकज कपूर, फाउंडर एंड MD लियासिस फोरास, रमेश सिंह, फॉर्मर ED देना बैंक, और हमारे साथ जुड़ गए हैं केवल वालभिया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्रेडाई MCHI। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और पहले इस ट्रेंड को समझना चाहते हैं तो पंकज जी, मेरे ख्याल से आप कुछ डेटा हमको दे पाएंगे। हमने देखा है कि कोविड के बाद, क्योंकि लोगों ने कोविड के दौरान अपने घर जाना शुरू कर दिया था और वहाँ लोगों ने, क्योंकि सिनेरियो ऐसा था कि बहुत वर्क फ्रॉम होम होगा और उसी को शायद लोग आगे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, इसके चलते हमने देखा कि लोगों ने घर खरीदना शुरू किया। और हम छोटे मोटे घरों की बात नहीं कर रहे, अच्छे खासे घर जहाँ पर बाकायदा वर्क स्पेसेस भी बनकर मिल रही है, इस तरीके के घर खरीदे लोगों ने। और हमें लगा कि शायद कोविड ख़त्म होने के बाद इस ट्रेंड में कुछ रिवर्सल आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो खबर पर हम शो कर रहे हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा है। हकीकत क्या है, ज़मीनी कहानी अगर समझना चाहें आपसे, तो क्या ये वही कहानी है जो हमने कोविड में शुरू होते हुए देखी थी? क्या वो ही चल रही है? बिल्कुल, अगर आप देख लीजिए तो टायर 2 सिटीज का जो ट्रेंड है वो आज का नहीं है। पिछले, अगर हम 2014 से देखेंगे तो टायर 2 सिटीज में ग्रोथ बेटर थी टायर 1 सिटीज से कंटिन्यूअसली। और ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव था तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट टायर 2 सिटीज पे हुआ था। उसके बाद टायर 1 सिटीज में रिकवरी फर्स्ट हुई, लेकिन अब जो टायर 2 सिटीज है उसमें रिकवरी पहले से ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा आ गई है। और आपको सब तरीके के घर, अपार्टमेंट, उसके साथ साथ आपका इंडिपेंडेंट हाउसेस और प्लॉट्स, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग प्लॉट खरीद करके अपना खुद का घर भी बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको कंटिन्यूअस तेजी दिखाई दी। और इस तेजी का एक रीजन भी है। अगर आप कोई भी छोटे शहर की बात और बड़े शहर की बात देख लीजिए तो 2014-15 से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े नहीं थे। कोविड के दौरान उसमें और करेक्शन हुआ था, उस पीरियड में इनकम बढ़ती रही। और तो अगर हम देखें तो पिछले 6 साल या 7 साल के अंदर जो प्राइस के अंदर एक स्टैग्नेंसी थी, उससे प्राइस और इनकम के बीच में जो पैरिटी बनी, और काफी घर जो है बिल्डर्स ने एक अच्छे भाव में बेचना चालू किया। और ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो उससे भी ज्यादा इनेबलर की तरीके से उसने काम किया। तो इसको देखते देखते जो है ड्यूरिंग द कोविड और पोस्ट कोविड अभी तक हमने देखा कि घर के अंदर घरों की खरीद फरोख्त में कंटिन्यूअस तेजी आई। उसके बाद जब हमने इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ती हुई दरें देखी हैं, उसका भी हमने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा, क्योंकि कारण है न्यू लॉन्चेस बढ़ने चालू हो गए, बिल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और अब रेरा की वजह से जो है घर में कंटिन्यूअस एक ग्रोथ दिखी। और साथ में अगर हम पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर देखें तो सेल के साथ साथ हमको थोड़ी स्ट्रेंथनिंग जो है आपको प्राइसेस में भी दिखेगी। कई सारे शहर हैं जहां पे आपकी जो नॉर्थ इंडियन की शहर और सराउंडिंग शहर हैं उसमें आपको 10 से 12% की ग्रोथ दिखाई दी। हैदराबाद में भी आपको एक वेरी हाई ग्रोथ दिखती है, अहमदाबाद में हाई ग्रोथ दिखती है प्रॉपर्टी प्राइसेस में। और ये प्राइस की जो ग्रोथ है ये स्पेकुलेटिव ग्रोथ नहीं, ये प्रोडक्टिव ग्रोथ है, क्योंकि पिछले 5 से 6 साल और 7 साल तक जो है प्राइसेस बढ़े नहीं थे। और सेल के वजह से जो एक कॉन्फिडेंस आया, उसको देखते देखते जो इन्फ्लेशन ड्रिवन ग्रोथ है वो आपको होती हुई दिखाई देती है। तो एक ये
बायर्स मार्केट है और इसके अंदर जो एक कंटिन्यूअस मोमेंटम है वो एक प्रोडक्टिव और एक एफिशिएंट मार्केट की प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखती है। इसको मैं तेजी नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक सस्टेनेबल और ग्रोथ ड्रिवन रियल एस्टेट मार्केट की बात करूंगा, जो एक बायर्स ड्रिवन है। एक सेलर जो है इसको ड्राइव नहीं कर रहा है, एक बायर इसको ड्राइव कर रहा है। ऑलराइट, चलिए, लेकिन हमारे साथ राजेश प्रजापति कंस्ट्रक्शन से भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। केवल जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हाइब्रिड वर्क कल्चर एक वजह जो हमने शुरुआत में गिनी, इसके अलावा सरकारी स्कीम्स का भी कोई योगदान इस तरह की ग्रोथ को या इस तरह की डिमांड की तस्वीर दिखाने के पीछे? बिल्कुल, अगर आप देखें तो पिछले बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो घोषणा की थी, वो भी एक बहुत महत्व का योगदान प्ले करेगा। आपको और आपके दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी जो होम ओनरशिप सेंटिमेंट है, मेरा घर मेरा सुकून, जो पेंडेमिक के बाद जो एक ये आया है, उसमें बिल्कुल कमी होती हुई नहीं दिख रही है। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो होम सेल्स जो हैं वो 1.14 लाख करोड़ सिर्फ Q1 में 2023 के बिके हैं, जो मैं सिर्फ टॉप 7 इंडियन सिटीज की बात कर रहा हूं, मैं टायर 2 टायर 3 सिटीज के ऊपर अभी भी नहीं जा रहा हूं। तो ये जो आप देखोगे तो वो कंपेयर टू 2022 वो 1 लाख यूनिट ज्यादा है, राइट। सो आप वो देखोगे कि ना सिर्फ एक जो अपना घर खुद का होने की जो एक भावना है वो काम कर रही है, लेकिन जो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे गोवा में अभी गोवा गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क्स के साथ एक समझौता किया है, जहां पर वो 30,000 घर बनाएंगे ऐसे आईटी वर्कर्स के लिए जो आज तक सिर्फ मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद को आईटी का हब समझ रहे थे। सो हर जगह टायर, मतलब गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के पुश की वजह से आज हर जगह टायर 1 टायर 2 3 सिटीज ही नहीं, टायर 3 सिटीज में भी घर की जो मांग है वो कांस्टेंट बढ़ रही है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें गवर्नमेंट के पुश की और क्या जरूरत है हमें, ये मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कह चुका हूं और आज आपके जरिए, आपकी चैनल के जरिए वापस कहना चाहूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, हमें बहुत जरूरत है ये समझने की कि अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या होती है 45 लाख रुपया और 60 स्क्वायर मीटर्स के नीचे का घर। अगर हम ये व्याख्या गवर्नमेंट को, अगर हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर ये व्याख्या का थोड़ा बदल दिया जाए और 45 लाख का जो कैप है वो हटा दिया जाए और अफोर्डेबल हाउसिंग को सिर्फ 60 या 90 स्क्वायर मीटर्स के घर को अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या में अगर हम ऐड कर दें, तो आई थिंक बहुत सारी और सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग को, वो बाकी घर धारकों को भी मिलेगी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा सूरत हाल राजेश जी ये बताएं कि लोग कितने के घर खरीद रहे हैं, क्योंकि जो डेटा हमारे पास है उसमें तो लग रहा है कि छोटे मझोले शहरों में भी लोग करोड़ों के घर खरीद रहे हैं और लग्जरी भी एक सेगमेंट है जो डिमांड में है। हमने भी देखा है, इवन बॉम्बे में भी लग्जरी सेगमेंट में काफी बड़ी तेजी दिखी थी हमें। देयर वाज अ ह्यूज सेल पोटेंशियल और सेल भी हुआ है। तो लग्जरी सेगमेंट में हम लोगों ने देखा बॉम्बे, जो बैंड्रा और इस तरफ के साउथ बॉम्बे, वर्ली, छोटे मझोले शहरों की बात कर रही हूँ राजेश जी, मैं छोटे मझोले शहरों की बात कर रही हूँ। वहां पर भी हमने देखा है कि लग्जरी को लेकर और महंगे मकानों को लेकर डिमांड में वृद्धि हुई है। क्या ऐसा है? ऐसा जरूर है। ये कोविड के बाद में ये एक नया जो ट्रेंड दिखा है लोगों को कि भाई एक जो घर का जो इम्पोर्टेंस है और घर में जो हम लोगों ने समय बिताया लोगों ने, उसकी वजह से लोगों को ये एक धारणा जो पहले थी कि भाई हम तो घर सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, वो एक धारणा जो चेंज हुई है। और लोग एक्चुअली आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, लोगों को बड़े घरों की आवश्यकता जो पड़ी है वो आई मीन इट हैज बिकम अ नीड। तो लग्जरी होम्स, बड़े घर और बड़े अच्छे सोसाइटीज में रहने का जो सुख है वो लोगों को समझ में आया है। बिकॉज लोग अपने मकान को छोड़ के या बिल्डिंग को, सोसाइटी को छोड़ के जा नहीं पा रहे थे, तो एक अलग पर्सपेक्टिव लोगों के दिमाग में आया है।
और इस वजह से जो बड़े घरों का और लग्जरी प्रोजेक्ट्स का, जिसमें लाइफस्टाइल एमिनिटीज हैं, जैसे कि आपका जॉगिंग ट्रैक हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, उस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उसमें जो नए लोग आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी एक अट्रैक्शन होता है उसका, और एक जो लोगों का एक ये रहता है कि हम एक हायर लेवल पे जाएं, एक बेटर लाइफस्टाइल में हम लोग जिए, उसको भी वो केटर करता है। तो डेफिनेटली एक नया ट्रेंड जो कोविड के बाद देखा गया है कि नए कि बड़े और लग्जरियस हाउसिंग का एक डिमांड अच्छा निकला हुआ है, इवन छोटे शहरों में। अब थोड़ा सा लोन के एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रमेश जी, ये बताएं हमें, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और लोगों पर होम लोन की जो ईएमआई है उसका बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो नए खरीदार हैं, जो पहली बार लोन लेने वाले लोग हैं, उसकी भी तादाद में इजाफा हुआ है। कुछ आंकड़ा अगर आप हमें बता सकें कि कितने नए होम लोन खरीदार हमने आते हुए देखे हैं बाजार में, और किस तरह से वो बढ़ती हुई ब्याज दरों के बावजूद भी अड़िग हैं अपने इस सपने को पूरा करने के पीछे। जी, सबसे पहले तो ये जो ग्रोथ दिखाई दी जा रही है हमें रियल एस्टेट के, पर्टिकुलर सभी लोग बड़े बड़े घर भी खरीद रहे हैं, करोड़ों के घर भी खरीद रहे हैं। उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो बैंक्स है, जिन्होंने अपने इस एक ऐसा लोन है जिसमें बैंक के लिए एक सेफ्टी बनी हुई थी कि कम से कम कल को अकाउंट एनपीए होने पर बैंक इसको बेचकर कुछ तो पैसे वसूल कर सकता है, अगर वो मार्केट में सेलिंग से बेच पाया तो एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट को बैंक को देखते हुए एक ये बैंकों ने इसमें बनाया। दूसरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ साल भर पहले इसकी डेफिनेशन चेंज की कि भाई अगर 45 लाख रुपए के वैल्यू वाले घर 35 लाख रुपए तक में बैंक लोन देता है तो उसे प्राइवेट सेक्टर में गिना जाएगा। तो इसके चलते जो छोटे शहर है, जो आप उसको टियर 2 टियर 3 बोलते हैं, वहां पे इसकी एक लगातार लग गई, लोगों में इस तरह के घर बनने शुरू हो गए, जहाँ पे बैंकों के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो नहीं क्या रहेगा तो उसे शॉर्टफॉल को एक बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सीडीबी में, नाबार्ड में फंड रखने पड़ते हैं। तो बैंकों ने उस तरफ दिया। और फिर ये भी देखा गया कि आप जो कहते हैं ईएमआई के बारे में, तो यस, ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से, जो कि रिपो रेट 2.5% से बढ़ गया इस साल भर में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग 2% से ऊपर लोन हाउसिंग की बढ़ गई, जिसमें ईएमआई भी बढ़ गई लोगों की। लेकिन एट द सेम टाइम बैंकों ने उससे एक छोटी सी निजात देने के लिए अपने बारोर्स के लिए एक है कि उनके ईएमआई के बजाय उनको पीरियड बढ़ा दिया। अब तो मैं देखता हूँ कि पहले हम लोग लोन देते थे कि अगर बारोर की एज 60 की एज तक है, वहां तक कि उसको लोन देते थे ताकि उसका लोन रिपेमेंट हो जाए। अब तो मैं देखता हूँ कि लोग अप टू 75 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए भी लोन दिया जा रहा है। तो इससे होता है कि उसको ईएमआई बहुत कम पड़ती है, उसको ज्यादा लोन हमें मिल जाता है और ऊपर ले सकता है। तो बैंकों के लिए बहुत ही एक मैं समझता हूँ सुखद स्थिति रही है इतने सालों तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस प्राइवेट सेक्टर के लिए चेंज हुई। एक तरफ मैं जिस पर्टिकुलर छोटे बैंक में इस समय काम करता हूँ, कोऑपरेटिव बैंक है, वो रिजर्व बैंक ने उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलियत दी। अभी 6-8 महीने पे रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस निकले, जहाँ पे अब तक हम कोऑपरेटिव बैंक वाले सिर्फ 60 लाख रुपए का लोन दे सकते थे, हाउसिंग लोन देते थे। अब रिजर्व बैंक ने हम लोगों को 1 करोड़ 40 लाख तक का लोन देने के लिए हम जैसे कोऑपरेटिव बैंक को भी दे दी है उसकी छूट। तो ये सब जो प्रैग्मेटिक थिंकिंग रिजर्व बैंक की चली है, फिर से रिजर्व भारत सरकार की तरफ से वहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना, वो सब मिलना, तो ये सब चीजें बहुत ही फायदेमंद रहती है बारोर के लिए, और वो लगातार मकान खरीदने के पीछे लगा रहता है। और अब तो मैं देखता हूँ कि मैं छोटे से गांव, जहाँ पे नासिक के पास छोटा, जो नासिक भी छोटा टाउन, छोटा सिटी है, मेट्रो नहीं है, वहां से छोटे एक गांव में मैं रहता हूँ, जहाँ पे 2012-13 में जब मैंने मकान लिया था तो एक बिल्डिंग थी सिर्फ 4 मंजिले की, आज वहाँ पे 6-7 मंजिले की बिल्डिंग बन रही है गाँव में। तो ये दिखाता है कि गाँव में भी लोग घर मकान खरीद रहे हैं, छोटे शहरों में भी खरीद रहे हैं, और उसके पीछे बैंकों की तरफ से मिलने वाले सहूलियत के लोन, आज बहुत सारे एनबीएफसी आ गई है, हाउसिंग लोन कंपनीज आ गई है, बैंक्स भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इन सबके चलते यहाँ पे एक अच्छी तेजी दिख रही है, जो कि लगातार बनी रहेगी। मुझे सिर्फ एक ही डर है कि जिस तरह से ठीक है, हमारे यहाँ पे उसके बहुत ही मतलब हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, कहीं हमारे देश में भी इसके जो अमेरिका में हुआ था
और सब प्राइम क्राइसिस लगातार प्राइसेस बढ़ते रहे, लोग लोन लेते रहे, वैसे यहाँ पे ना हो, उसकी काफी जानकारी सरकार को भी है और सरकार भी उसके ऊपर काफी जागरूक है। पंकज जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2-3 फैक्टर्स तो हमने गिना दिए हैं, लेकिन अब क्योंकि पैंडेमिक में हमने देखा कि लोगों का इस तरह से माइग्रेट करना शुरू हुआ अपने छोटे मझोले शहरों की ओर, तो कहीं ना कहीं लोगों ने वहाँ पर नौकरियों के अवसर भी पैदा करने शुरू कर दिए। हमने देखा बहुत सारे सेक्टर्स रहे, पंकज जी आपसे ये सवाल, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे रहे जहाँ पर हमने देखा कि कंपनियाँ पहुँची छोटे मझोले शहरों में, उन्होंने अपने सेटअप्स किए, अपने ब्रांचेस वगैरह लगाए हैं। अब इस बात को देखते हुए क्या आप ये कहेंगे पंकज जी के मिलेनियल्स का रुझान जो है वो बढ़ा है छोटे मझोले शहरों में घर खरीदने को लेकर? बिल्कुल। और मैं अगर इसको दूसरे ढंग से देखें तो एक स्पेशल एक्सपेंशन हुआ। पहले क्या होता था, ज्यादातर जॉब्स क्रिएट किए जाते थे वो बड़े शहरों में, तो छोटे शहरों से बड़े शहरों में जो है लोगों का माइग्रेशन होता था। कोविड ने दो चीजें की। एक तो क्या है कि हाइब्रिड वर्किंग जो मॉड्यूल बन के आया, तो अब इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग टू लार्ज सिटीज, द जॉब जो है वो छोटी सिटीज में जाने लगे कि अब जॉब वहां पे अवेलेबल हैं। कई सारी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे ऑफिसेस वहां पे मुहैया करा रही हैं जहां से लोग बाग माइग्रेट होते थे। उससे जो डिमांड था वो छोटे शहरों में बढ़ा। उसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो ग्रोथ हो रही है, और टायर 2 सिटीज की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, और वहां पे एक्चुअली अफोर्डेबिलिटी भी बेटर है। उसके कारण जो है जिस तरीके के जो गवर्नमेंट ने प्राथमिकताएं लेकर के आई, PMAY स्कीम्स लेके आई, CLSS लेके आई, और उसको देखते हुए बहुत सारे जो है ये इंसेंटिव्स ने जो है काम किया। और साथ में पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ छोटे शहरों में और आत्मनिर्भर भारत हुआ, इन सब चीजों के कारण जो है मुझे जो है छोटे शहरों में रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बेटर अफोर्डेबिलिटी एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से छोटे शहरों में आपको तेजी ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। राजेश जी, ये कितना सस्टेनेबल लग रहा है? वैसे तो पंकज कह चुके हैं कि ये जो ग्रोथ है ये यहाँ पर टिकने को आई है और उसी ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से, राजेश जी पंकज जी, जी बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ पंकज जी की बातों से, बिकॉज ये हमें हमारे साथ जो ये स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि 6 महीने 1 साल तक ये ट्रेंड चले, बट ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो सेल बढ़ते जा रहा है, साइमल्टेनियसली हम लोगों की सप्लाई भी बढ़ रही है, नई प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि मैक्सिमम न्यू प्रोजेक्ट्स स्टेट ऑफ गुजरात में हैं, और टीयर 2 सिटीज में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स न्यू अनाउंस हो रहे हैं। इसके बावजूद लोगों का जो बाइंग एक एपिटाइट है वो इतना बढ़ा हुआ है कि ऑलमोस्ट वी आर हैविंग द लीस्ट स्टॉक ऑफ इन द लास्ट सो मेनी इयर्स। जो स्टॉक रहता था पहले, बहुत 4 साल का 4.5 साल का स्टॉक रहता था, आज करीब करीब 2 साल के अंदर का आ गया है, तो अनसोल्ड स्टॉक जिसको कहते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रेट्स भी बढ़े हैं पहले से, कुछ जगहों पे रेट्स काफी बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जब जो ये ट्रेंड दिख रहा है वो काफी एनकरेजिंग है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और ये डेफिनेटली बढ़ता ही जाएगा ऐसा हमें अनुमान है। तो वी आर नॉट सीइंग एनी स्लो डाउन और सेल्स में डाउन टेक आने का कोई मुझे ये नहीं दिख रहा है। हाँ, रेट्स हम लोगों को अभी मैच्योरिटी आई है मार्केट में, रेरा के वजह से भी ये जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा है लोगों का। आज लोग ज्यादा इस डेवलपर्स के ऊपर विश्वास रख के बुकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि एक कॉन्फिडेंस दिलाती है कस्टमर्स को कि यस यू विल गेट योर होम ऑन टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रेरा का भी एक फैक्टर है जो कि लोगों के माइंड में अभी बैठ रहा है। ट्रांजिशन पीरियड जो था वो अभी ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी न्यू रेरा लॉज के अंदर ही
रजिस्टर हो रहे हैं जो मोफा से रेरा के अंदर आए थे, या इस टाइप के जो महाराष्ट्र में मोफा है, तो वैसा अभी कम है। जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी सारे रेरा के रजिस्टर्ड और अच्छे टाइमलाइंस के हिसाब से। और दूसरी बात, जो आज सेल्स का जो एक साइकिल है, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको इसी प्रोजेक्ट का फंडिंग इसी प्रोजेक्ट में डालना है। सो यू कैन नॉट टेक बाहर का फंडिंग लाके ये प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट का फंडिंग लाके हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना है। इसी प्रोजेक्ट से जनरेटेड फंड को हमको इस प्रोजेक्ट में डाल के करना है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट। तो डेफिनेटली ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेवलपर्स भी माल जो है ना, फ्लैट्स पकड़ के नहीं बेच रहे हैं कि भाई और तेजी आएगी तब बेचेंगे। तो वो जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है एटीट्यूड में कि भाई जो भी होगा आगे वो कस्टमर्स विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, वी डोंट माइंड, बट हमें प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करना है और सही रेट में ही बेचना है। तो दोनों फैक्टर्स हैं और इस वजह से आई थिंक सेल्स वेलोसिटी बड़ी है और सेल्स में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी डेफिनेटली नो लेट अप इन सेल्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। केवल जी, अब इसमें ये बताएं हमें कि ऐसे कौन से प्राइस ब्रैकेट्स है जहां पर आप ज़्यादा डिमांड देख रहे हैं? क्या हम लग्जरी की डिमांड को सस्टेन रहता हुआ देख रहे हैं या अफोर्डेबल सेगमेंट आपको लगता है कि बेहतर करेगा? आने वाले समय की बात कर रही हूँ जी। अगर आप Q1 क्वार्टर 1 2023 को देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.14 लाख करोड़ के घर जो टॉप 7 इंडियन सिटीज में ही बिके थे, उसमें से 24% तो सिर्फ लग्जरी हाउसिंग था। मैं लग्जरी हाउसिंग की व्याख्या इस तरह से बांधता हूं कि जो 2.5 करोड़ से ऊपर का हाउसिंग है, और मैं इसमें से मेट्रो सिटीज को निकाल रहा हूं ताकि हमारे दर्शक इसको अच्छे समझ पाए। सो 2.5 करोड़ के ऊपर के घर टियर 2 टियर 3 सिटीज में आज भी लग्जरी हाउसिंग की श्रृंखला में है, और वो जो सेगमेंट है वो अभी भी काफी तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मार्च एंडिंग में 2023 मार्च एंडिंग में उसमें काफी बढ़ोतरी दिखी गई थी, क्योंकि उसमें कैपिटल गेन्स में थोड़ा सा बचत हो रहा था। और टू माय सरप्राइज इवन इन अप्रैल 2023 हमने ये देखा कि लग्जरी हाउसिंग की बुकिंग्स अभी भी बढ़ रही है। अभी अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र के टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करूं तो वहां पर भी जितना भी बुकिंग हो रहा है 48% हाउएवर गोज टू मुंबई एंड पुणे एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न। लेकिन उसके अलावा जो बुकिंग हो रहा है उसमें भी 24% बुकिंग लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में ही दिख रहा है। सो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों ने ये समझा है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मेरा घर मेरा सुकून, ये जो एक भावना जो है वो लोगों को आज भी ड्राइव कर रही है, क्योंकि घर शायद आज भी लोग एक बार घर अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट हो, और इसीलिए लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट आज भी लीड कर रहा है टोटल हाउसिंग सेल्स को। जी, आखिरी सवाल इसमें, अगर थोड़ा सा हम डिमांड में शिफ्ट देखें, कमी की बात नहीं कर रही हूँ, शिफ्ट की बात कर रही हूँ, तो किस सेगमेंट की ओर आपको झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? पूछ रही हैं पंकज जी? जी जी जी। देखिए, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप टायर 1 की देखेंगे तो मिड सेगमेंट जो होता है आपका 40 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक का जो सेगमेंट है, ये एक मेजर सेगमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा जो है सेल्स होती है। क्योंकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग टायर 1 सिटीज में होती है वो फार अवे और पेरिफेरल रीजन्स पे होती है, जो जिसकी इकोनॉमिक इंटरेक्टिविटी कम होने की वजह से प्रपोर्शन कम होता है। लेकिन अगर हम इसको सिमिलरली टायर 2 सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको अफोर्डेबल सेगमेंट विच इज लेस देन 45 लैक्स में आपको सबसे ज्यादा मार्केट दिखेगा। कम से कम 40 से 50% मार्केट उधर है। उसके बाद आपका 1 करोड़ के नीचे है। जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, 1 करोड़ के ऊपर का सेगमेंट है, वो टायर 2 सिटीज में आज भी 10% 11% के लेवल पे आता है, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी सप्लाई है वो आपके 1 करोड़ के नीचे के सेगमेंट में आ जाती है, और उसका मेजर पोर्शन जो है आपका 40 से 50 लाख के अंदर आ जाता है। ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स में हमको टायर जो भी मेट्रोस और टायर 1 सिटीज दिखाई दी हैं, वहां पे हमको थोड़ा बहुत लग्जरी सेगमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया,
लेकिन आज भी वो जो है, अगर आप 1 करोड़ और 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर के भी सेगमेंट को देख लेंगे तो वो दोनों मिला करके शायद 25 से 30% के सेगमेंट के अंदर ही आएगा। अगर हम टोटल ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं, ऑल इंडिया की मार्केट की बात करते हैं, तो आज भी जो सबसे बड़ा सेगमेंट जहां पे सबसे ज्यादा कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होता है वो 40 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए का एक जो ब्रैकेट है, ये आपका मेजर लाइन शेयर जो है एक सेगमेंट है जिसमें ज्यादातर लोग घर खरीदते हैं और ये स्वीट स्पॉट माना जाता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है छोटे मझोले शहरों में और जिस तरह से लाइफस्टाइल में भी बदलाव हो रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा बहुत जल्द होगा जब हम टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के बीच का जो फर्क है वो कम होता हुआ देखेंगे और कहीं ना कहीं ऐसा भी समय आए जहां पर देश के तमाम शहर जो हैं वो बड़े शहरों में ही शामिल हों। बहरहाल आने वाली वक्त की कहानी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।